इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। अब क्या है ये प्लान और क्या है कहानी येलो लाइन की, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। जानेंगे इसे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में आगे। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की राजनीति में इस समय भूचाल आ चुका है। अब कहां गायब हो गए 56 लाख से ज्यादा वोटर, जानेंगे इसे भी। और इसके अलावा देर रात बंद कमरे में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की एक गुप्त बैठक हुई है। अब क्या बदलने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति के समीकरण, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। इजराइल ने गाजा की आधे से ज्यादा जमीन पर अपना नियंत्रण घोषित कर दिया है। दरअसल आर्मी चीफ एयाल जमीर ने कहा है कि गाजा के भीतर खींची गई येलो लाइन अब इजराइल की नई सुरक्षा सीमा होगी। ये दावा सीधे सीधे ट्रंप के सीज फायर प्लान के खिलाफ जाता है। क्या गाजा अब दो हिस्सों में बंटने जा रहा है? तो अब इजराइल कैसे भू राजनीति में नया अध्याय लिखने जा रहा है, चलिए समझते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये येलो लाइन है क्या। ट्रंप के सीज फायर प्लान में गाजा को दो इलाकों में बांटने की बात कही गई थी, ग्रीन जोन और रेड जोन। दोनों के बीच एक लाइन बनाई गई, येलो लाइन, जो इन इलाकों की सीमा तय करती है। यही लाइन अब इजराइल ने अपनी नई सुरक्षा सीमा घोषित कर दी है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना प्रमुख एयाल जमीर ने गाजा में तैनात सैनिकों से कहा है कि हम इस पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे। अब इसका मतलब साफ है, और वो ये कि इजराइल अभी गाजा की 50% से ज़्यादा ज़मीन पर कंट्रोल कर रहा है। इसमें शामिल है गाजा का बड़ा कृषि क्षेत्र, राफा बॉर्डर जो मिस्र से जुड़ता है, गाजा का पूर्वी हिस्सा जहां सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं। ये दावा सीधे ट्रंप के प्लान पर सवाल खड़े करता है, जिसमें साफ लिखा है कि इजराइल गाजा को कब्जा नहीं करेगा और न ही सीमा बढ़ाएगा। अब बात अमेरिका की योजना की। ट्रंप के सीज फायर समझौते के तहत गाजा को दो जोन्स में बांटा गया। ग्रीन जोन, यहाँ इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स और इजरायली सैनिक तैनात रहेंगे, यहाँ रीडेवलपमेंट होगा। और रेड जोन, ये फिलिस्तीनियों वाला इलाका होगा, इसे फिलहाल खंडहर की स्थिति में रहने दिया जाएगा। यहीं पर 20 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। ये दोनों के बीच जो लाइन है, यही है येलो लाइन। अब समस्या यह है कि ट्रंप की योजना में कहा गया था कि इजराइल धीरे धीरे गाजा खाली करेगा, लेकिन इजराइल ने उल्टा रास्ता अपनाया। जैसे नई चौकियां बनाई, येलो लाइन को खतरनाक सीमा घोषित किया और आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति लाइन पार करता दिखे उसे गोली मारी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आए हैं। कुछ जगहों पर येलो लाइन असली मैप से आगे बढ़ा दी गई, यानी इजराइल का कब्जा और बढ़ गया। ट्रंप के प्लान के तहत गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल ISF तैनात होना था। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी अनुमति भी दे दी है, लेकिन असल समस्या ये है कि कोई भी देश अपने सैनिक भेजने को तैयार नहीं है। अब इसका कारण साफ है, और वो ये कि हमास से लड़ने का खतरा, राजनीतिक जोखिम और भारी वित्तीय बोझ अमेरिका देशों पर लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन अब तक कोई तैयार नहीं हुआ। आपको याद दिला दें कि 13 अक्टूबर को ट्रंप ने मिस्र में गाजा शांति समझौते पर साइन किए थे। 20 पॉइंट के इस प्लान में कई महत्वपूर्ण बातें थीं, जैसे युद्ध तुरंत रोका जाए, इजरायली सेना धीरे धीरे हटे, हमास 72 घंटे में सभी बंधकों को छोड़े, इजराइल 250 आजीवन कैदियों सहित 1700 कैदी रिहा करे, गाजा आतंक मुक्त क्षेत्र हो और गाजा को चलाने के लिए एक तकनीकी प्रशासन समिति बने, ट्रंप और टोनी ब्लेयर शांति बोर्ड का हिस्सा हो और ग्रीन जोन में इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स तैनात हो। लेकिन ये सब कागज पर ही हैं, जमीन पर इसके बिल्कुल उलट स्थितियां बन रही हैं। तो अब तस्वीर साफ है, और वो ये कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई और ट्रंप के सीज फायर प्लान के बीच बड़ा टकराव बन गया है। गाजा की आधे से ज्यादा जमीन पर इजराइल का नियंत्रण, येलो लाइन का नई सीमा बन जाना और 20 लाख लोगों का रेड जोन में फंस जाना, ये पूरा मामला आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन सकता है। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा धमाका हुआ। दरअसल 56,37,000 वोटर अब लिस्ट से बाहर हो गए हैं।
बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इन्हें अनकनेक्टेबल यानी संदिग्ध वोटर बताया है। ये संख्या कुल वोटों का 7.5% है। दरअसल राज्य में 7.66 करोड़ फॉर्म की जांच हुई। इनमें से 56 लाख नाम काटने लायक मिले। अगर इसे बंगाल की 294 सीटों में बराबर बांटे तो हर सीट पर करीब 19,000 वोट गायब। अब सोचिए, जिस सीट पर कोई उम्मीदवार सिर्फ 5,000 या 10,000 वोट से जीता था, अगर वहां से 19,000 वोट कट जाए तो नतीजा कौन संभालेगा? ये कटौती किसी भी विनर को हार दिला सकती है और किसी हारने वाले को जीत। इसका सबसे बड़ा खतरा उन 80 से 90 सीटों पर है जहां 2021 में हार जीत का अंतर 15,000 वोट से कम था। अब इन सीटों पर कटने वाले वोट जीत के अंतर से 4 गुना ज्यादा है। मतलब इन सीटों पर नतीजे पलटना लगभग निश्चित है। बताया जा रहा है कि 56 लाख में से 23 लाख मृतक हैं। ये तो ठीक है, लेकिन 30 लाख वोटर शिफ्टेड या अनट्रेसेबल बताए गए हैं और यही विवाद का असली कारण है। बिहार चुनाव में भी इसी तरह के आरोप लगे थे। लापता बताकर गरीब और अल्पसंख्यक वोटरों को बाहर कर दिया गया। बंगाल में भी विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि वेरिफिकेशन के नाम पर खास वर्ग के वोट चुने चुने काटे जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस 7.5% वोट कटौती का असल फायदा किसे मिलेगा? पहला, बीजेपी को कैसे फायदा हो सकता है? दरअसल बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में फर्जी वोटर, घुसपैठिए और रोहिंग्या वोटर टीएमसी का कोर वोट बैंक है। अगर ये बोगस वोट अब लिस्ट से हट रहे हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है और टीएमसी को उन सीटों पर बड़ा नुकसान होगा जहां वे एक तरफा जीतती थी। दूसरा, टीएमसी को कैसे फायदा मिल सकता है? तो बताया जा रहा है कि कई बंगाली मजदूर अन्य राज्यों में रहते हैं, अक्सर पता बदलते रहते हैं। अगर बीएलओ या लोकल प्रशासन से जानबूझकर बीजेपी समर्थक या एंटी इनकम्बेंसी वोटरों को अनट्रेसेबल बताकर डिलीट किया तो इसका फायदा सीधे ममता बनर्जी को जाएगा। ठीक वैसे ही आरोप बिहार में भी लगा था। यानी 2026 का चुनाव मैदान में होने से पहले ही वोटर लिस्ट पर लड़ लिया गया है। अगर किसी सीट से 20 से 25,000 वोट कट जाते हैं तो वहां पब्लिक मीटिंग, रैली, रोड शो सब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि नतीजा पहले से ही तय हो जाता है। और अगर ये 30 लाख लापता वोटर सच में असली नागरिक हैं और उन्हें सिस्टम से बाहर किया जा रहा है, तो समझिए बंगाल की करीब 90 सीटों पर जनादेश को तकनीकी तरीके से बदला जा रहा है। तो ये है बंगाल का असली खेला, जिसमें मैदान नहीं बल्कि कागज खेल रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि 7.5% की ये कैंची ममता बनर्जी के वोट बैंक पर चली है या बीजेपी के समर्थकों पर। 2026 के चुनाव का आधा नतीजा शायद यहीं से तय हो रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में लंबे समय से चल रही खींचतान आखिरकार थमती दिख रही है। निकाय चुनाव से ठीक पहले महायुति के 2 बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, देर रात आमने सामने बैठे और नतीजा ये निकला कि बीजेपी और शिवसेना अब आने वाले सभी नगर निगम चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। इनमें बीएमसी और ठाणे जैसी सबसे अहम निगम भी शामिल है। खबरों के मुताबिक ये बंद कमरे की बैठक करीब 1.5 घंटे चली और काफी सकारात्मक रही। दोनों दलों ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र के हर नगर निगम में महायुति एकजुट होकर उतरेगी। यानी आने वाले दिनों में सीट बंटवारे और वार्ड स्तर पर समन्वय की बातचीत शुरू हो जाएगी। बैठक में एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया कि अब बीजेपी और शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टियां बदलने की इजाजत नहीं होगी। हाल के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में दोनों दलों के बीच आंतरिक कलह और खरीद फरोख्त के आरोप लगातार सामने लगे थे। यही वजह है कि संगठनात्मक अनुशासन को मजबूत करना अब प्राथमिकता है। आपको याद दिला दें कि कई स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी और शिंदे गुट के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में थे। कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई, आरोप प्रत्यारोप चले और मतदाताओं में महायुति की एकता को लेकर भ्रम पैदा हो गया था। हालांकि शीर्ष नेतृत्व ने इसे फ्रेंडली फाइट बताया, लेकिन जमीनी स्तर पर नुकसान होता साफ दिखा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बैठक दोनों पार्टियों द्वारा अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश है। खासकर मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और पिपरी चिंचवड़ जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों में टकराव को रोकने के लिए ये समझौता बेहद अहम है। अब देखना यह है कि जमीन पर महायुति की ये एकजुटता कितनी मजबूत दिखती है और क्या ये रणनीति उन्हें निकाय चुनावों में बेहतर नतीजे दिला पाती है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।